जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का झारखंड माटी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आइए तो कंप्यूटर के आज हम लोग 1000 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन में आज हम लोग बात करेंगे सेट नंबर 3 का। और सेट नंबर 3 में आज हम लोग 100 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जिसमें से 201 से लेकर के 300 तक के प्रश्नों को हम लोग बात करने वाले हैं। कल हम लोगों ने हमने एक सवाल आपसे किया था कि बेबी नाम किस कंप्यूटर को दिया गया है ना। बेबी नाम जो वो किस कंप्यूटर को दिया गया है। तो इसमें से कुछ लोगों ने इसका आंसर भी किया है, लेकिन कुछ लोगों ने इसका गलत भी आंसर किया है। तो बता दें कि इसका सही आंसर क्या होगा, वो पहले बता देते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले बता दें कि बेबी नाम जो वो मार्क 1 कंप्यूटर को दिया गया था, है ना। बेबी नाम जो वो मार्क 1 कंप्यूटर को दिया गया था, तो इसलिए इसका सही आंसर जो वो मार्क 1 हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि मार्क 1 क्या है। तो मार्क 1 कंप्यूटर जो वो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर है। मार्क 1 जो कंप्यूटर है वो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर है। और मार्क 1 जो है वो विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र ये था, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मार्क 1 जो था वो विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित, है ना, पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। मार्क 1 का निर्माण आईबीएम कंपनी के द्वारा, इसका निर्माण जो वो आईबीएम कंपनी के द्वारा, है ना, आईबीएम कंपनी के द्वारा इसका निर्माण जो वो किया गया था। कुछ लोगों ने आंसर इसका क्राई किया है। तो क्राई बता दें कि यह विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। क्राई जो था वो क्या था, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। तो कई लोगों ने इसका आंसर क्राई किया था, जो कि गलत है। इसका बेबी नाम जो किस कंप्यूटर को दिया गया था, तो मार्क 1 को दिया गया था, जिसको आईबीएम कंपनी ने बनाया है ना। तो ये भी याद रखना है। और कंप्यूटर, ये मार्क 1 कंप्यूटर जो वो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल है कि यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंटरेक्शन के तरीके को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंटरेक्शन के तरीके को यूजर इंटरफेस कंट्रोल करता है। कौन करता है, यूजर इंटरफेस कंट्रोल करता है। स्विच, रबर के कीपैड और टच स्क्रीन सभी यूजर इंटरफेस के उदाहरण हैं। जैसे स्विच होता है, रबर के कीपैड और टच स्क्रीन, ये सभी यूजर इंटरफेस के उदाहरण हैं, है ना। लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों को अनुवाद करके कंप्यूटर की मशीनी भाषा में करते हैं, है ना। कंप्यूटर की मशीनी भाषा में वो अनुवाद करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया है। तो भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास सीडेक कंपनी के द्वारा किया गया था, है ना। सीडेक के द्वारा किया गया था। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 माना जाता है। क्या माना जाता है, परम 8000। यह भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था, तो परम 8000 था। दरअसल परम सुपर कंप्यूटर को 1991 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1991 ईस्वी में बनाया गया था, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है कि कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ पकड़ यानी हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है। तो इनमें से कौन सा डिवाइस जो वो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है, यानी उपकरण जो हाथ पकड़ का इस्तेमाल करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पीडीए डिवाइस, जो कि हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रणाली का ये इस्तेमाल करता है। पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको कहते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, है ना। पीडीए का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले तो याद रखेंगे, पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, है ना। इसका याद रखेंगे। पीडीए के कई सारे उदाहरण भी हैं, जैसे PSION का ऑर्गेनाइजर, एप्पल का एप्पल न्यूटन, नोकिया का 9000 कम्युनिकेटर है, IBM का IBM सीमोन, पाल्म कंपनी का पाल्म पायलट। इस प्रकार से कई सारे पीडीए का उदाहरण भी है, यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के उदाहरण भी है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता, निम्नलिखित में से होता है। तो वो क्या होता है, तो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का करंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता, केवल रीड होता है। क्या होता है, केवल रीड होता है, ठीक है। रोम को रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। रीड ओनली मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है। और साथ ही साथ रैम का भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रोम,
EEPROM, EEPROM, फ्लैश मेमोरी, ये सभी जो वो रोम के उदाहरण ही हैं, है ना। यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि रोम के कितने कौन से प्रकार हैं या कौन से प्रकार नहीं है। तो एक तो आपका आता है प्रोम, फिर आता है आपका EEPROM। EEPROM इसका फुल फॉर्म हमने पहले बता दिया, तो इसका बहुत ज़्यादा हम डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। फिर आता है आपका EEPROM, और उसके बाद आता है फ्लैश मेमोरी, है ना, फ्लैश मेमोरी। तो ये सारी चीज़ें जो भी इसके अंतर्गत आता है ना। चलिए, ये सभी रोम के ही प्रकार हैं। अगले सवाल पे आते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल रीड करता है। आपके कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? आपके कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो रोम को कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। किसको? रोम को। रोम के संग्रहित डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है ना। रोम के जो संग्रहित डाटा है उसको केवल पढ़ा जा सकता है, उसे नष्ट या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जाता है, इनमें से किस जगह पे संग्रहित डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है, उसे नष्ट या तो फिर परिवर्तन नहीं किया जा सकता है? तो रोम उसका सही आंसर होता है। रोम दरअसल क्या है कि अस्थाई मेमोरी होती है, यानी नॉन वोलाटाइल होता है ना। तो रोम अगर पूछे कि कैसी मेमोरी है, तो ये अस्थाई मेमोरी यानी नॉन वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है रोम। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि अनसॉलिसिटेड ईमेल का टर्मोलॉजी क्या है? अनसॉलिसिटेड ईमेल का टर्मोलॉजी स्पैम है। क्या है? स्पैम है। स्पैमिंग का अर्थ क्या होता है? तो स्पैमिंग का अर्थ होता है बड़ी संख्याओं में श्रोताओं को अनचाहे विज्ञापन, संदेश आदि भेजना या उन्हें ईमेल करना। स्पैम शब्द का उपयोग प्रायः इंटरनेट फोरम, इंस्टेंट मैसेजिंग और मोबाइल टेक्स्ट मैसेजिंग, सोशल नेटवर्किंग, टेलीविज़न विज्ञापन आदि के लिए किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि CPU को जो वो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क जो वो CPU को कहा जाता है। CPU का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो वो इसका फुल फॉर्म होता है। अब यहाँ पे ALU दे रखा है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। साथ ही साथ यहाँ पे UPS लिखा हुआ है, तो UPS का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। और एक और सवाल पूछा जाता है कि CDMA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इसका फुल फॉर्म होता है। तो कहाँ यहाँ से कई बार सवाल जो वो फुल फॉर्म से भी पूछ लिया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक फोन प्रोसेसर है और अंक गणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? तो इसको क्या कहेंगे? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है, माइक्रो प्रोसेसर वो एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंक गणित तथा तार्किक ये दोनों प्रकार के संचालन करने में सक्षम है। माइक्रो प्रोसेसर को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट चिप के नाम से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क है। माइक्रो प्रोसेसर को याद रखेंगे सबसे पहले 1970 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1970 ईस्वी में बनाया गया था। यहाँ से भी सवाल जो वो पूछा गया है कि माइक्रो प्रोसेसर को सबसे पहले किस वर्ष बनाया गया था? तो 1970 ईस्वी में। कोर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लगी एक गणना करने वाली यूनिट या चिप होती है। तो कोर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लगी हुई एक गणना करने वाली यूनिट या तो फिर चिप होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? इनमें से कौन सा एक जो वो कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? तो मेमोरी जो वो कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है। कंप्यूटर हार्डवेयर के अगर मुख्य भागों में बात करें तो इनपुट यूनिट होता है, भंडारण यूनिट होता है या मेमोरी कह सकते हैं उसको, फिर उसके बाद सिस्टम यूनिट होता है और आउटपुट यूनिट होता है। सिस्टम यूनिट में भी आपको पता होगा कि सिस्टम यूनिट में फिर 3 आ जाता है, मदरबोर्ड, CPU और मेमोरी आ जाता है, प्राथमिक या मुख्य मेन मेमोरी जो भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? तो मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक जो नहीं है वो है मेमोरी, जबकि कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस ये सभी कंप्यूटर के हार्डवेयर का घटक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कंप्यूटर में CPU के 3 घटक कौन कौन से होते हैं?
तो कंप्यूटर के सीपीयू के 3 घटक जो माने जाते हैं मुख्य रूप में, वो कौन कौन से हैं? तो पहला तो आपका है कंट्रोल यूनिट, है ना, एक आता है कंट्रोल यूनिट, उसके बाद है आपका आता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और फिर आता है आपका मेमोरी। तो कहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख रहा है? ये ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी CU, ALU और मेमोरी, है ना। ये तीनों जो वो CPU के 3 घटक होते हैं, है ना। CU यानी कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी, ये तीनों जो होते हैं वो कंप्यूटर के सिस्टम के 3 घटकों में शामिल होता है। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और CPU को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट की अगर बात करें तो यह कंप्यूटर घटक के सभी भागों के संचालन को नियंत्रित करता है, जबकि मेमोरी यूनिट तो आपको पता ही है, यह घटक का कार्य निर्देश, डेटा या मध्यवर्ती परिणाम को स्टोर करना होता है, इसका काम होता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। तो इस प्रकार से चीज़ों को आपको ध्यान रखने हैं। ALU के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि ALU जो वो गणितीय गणना का कार्य करता है। ALU जो वो क्या करता है? गणितीय गणनाओं का कार्य करता है। जबकि रैम के बारे में आपको पता होगा कि रैम जो वो अस्थायी कंप्यूटर मेमोरी होता है, रोम जो वो अस्थायी कंप्यूटर मेमोरी होता है, जबकि रैम जो वो अस्थायी कंप्यूटर मेमोरी होता है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी एक होता है और एक होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दोनों चीज़ के बारे में आपको तो पहले हमने बता दिया है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU का एक घटक है? तो इसमें से CPU का एक घटक कौन है? तो मेमोरी जो वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। CPU को कंप्यूटर का हृदय भी कहा जाता है या कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। कंप्यूटर के अगर कार्य पूछे जाएं, हो सकता है कि सवाल में आपसे इस तरह से पूछ, लेकिन इनमें से कंप्यूटर के कौन से कार्य हैं, कौन से कार्य नहीं हैं। तो कंप्यूटर के कार्य आपको ध्यान रखना कि माफ कीजिए, CPU का मुख्य कार्य जो होता है वो होता है विभिन्न प्रक्रियाओं का क्रम निर्धारण करना होता है। पहला तो होता है कि विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम निर्धारित करता है। दूसरा है क्या कि कंप्यूटर विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित व निर्देशित करता है। तीसरा इसका काम होता है कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच में समन्वय स्थापित करता है और इनपुट डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करता है। तो ये सभी जो वो CPU के मुख्य कार्य है। CPU को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जा सकता है ना। हार्डवेयर के दृष्टिकोण से 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है, जैसे कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी। इसके बारे में तो हमने पहले चर्चा कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि कंप्यूटर शब्दावली में ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, इसके बारे में पहले हम लोगों ने देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि CPU का कौन सा हिस्सा कंप्यूटर के सभी कार्यों का समन्वय करता है? CPU का कंट्रोल यूनिट जो हिस्सा है ना, CPU का कंट्रोल यूनिट जो हिस्सा है ये कंप्यूटर के सभी कार्यों का समन्वय करता है। CPU को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है तथा याद रखेंगे साथ ही साथ कार्यों को नियंत्रित करने के लिए CPU में कंट्रोल यूनिट तथा अंकगणितीय गणनाओं और कुछ लॉजिकल कार्यों के लिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट रहता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है कि निम्न में से क्या कंप्यूटर के सामान्य प्रदर्शन यानी जनरल परफॉर्मेंस को प्रभावित नहीं करता है? तो ग्राफिक्स कार्ड का आकार जो है वो कंप्यूटर के सामान्य प्रदर्शन यानी जनरल परफॉर्मेंस को प्रभावित नहीं करता है। दरअसल ग्राफिकल वेब ब्राउज़र ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग करते हुए इंटरनेट पर वेब पेज को एक्सेस करने की एक सुविधा प्रदान करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। ग्राफिकल वेब ब्राउज़र में उपयोगकर्ताओं तथा वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के बीच में अंतर संबंध चित्र या तो फिर आइकन या नीले रंग के टेक्स्ट द्वारा स्थापित किया जाता है। मोसेक, याद रखेंगे मोसेक को पहला लोकप्रिय ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कहा जाता है। मोसेक, यह भी सवाल कई बार पूछा गया है ना। मोसेक, ये नाम आप जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट किसके घटक है? कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट जो वो कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक है। किसके हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य घटक है। कंप्यूटर सिस्टम में मुख्यतः 3 भागों को बांटा जा सकता है। एक तो आपका हार्डवेयर आता है ना, एक तो आपका हार्डवेयर आता है, एक आपका सॉफ्टवेयर आता है और तीसरा आपका आता है डाटा, है ना। तीसरा आपका आता है डाटा। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा ये कंप्यूटर सिस्टम के
कंप्यूटर सिस्टम को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। कंप्यूटर मशीन, दरअसल कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग जिसे हम देख और छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर सिंपल भाषा में अगर बोला जाए कि हार्डवेयर होता क्या है, तो बोले कि जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और हम महसूस कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। उदाहरण क्या है भाई, तो उदाहरण इसका होता है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू जैसे ले सकते हैं, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, ड्राइव, प्रोसेसर, स्पीकर, ये सभी जो वो हार्डवेयर के उदाहरण हैं। ठीक है, बाकी के सॉफ्टवेयर तो आपको पता ही है ना। जैसे वो कहता है कि अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर को यह बतलाता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्लियर हो गया। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अंतर भी आपको याद रखनी है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंटों की पहचान करें जो एक छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है, उसे हम लोग कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे कर्सर कहते हैं। कर्सर यूजर इंटरफेस एलिमेंट है जो एक छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर जैसा यानी एरो जैसा रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। वर्ड प्रोग्राम में कर्सर एक पतली रेखा होती है जिसे इंसर्शन बिंदु भी कहते हैं, है ना। यह भी सवाल पूछा गया कि वर्ड प्रोग्राम में कर्सर की एक पतली रेखा होती है जिसे क्या कहा जाता है, तो उसे इंसर्शन बिंदु कहा जाता है। कर्सर स्क्रीन पर आता जाता है या फिर ब्लिंक करता रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि कंप्यूटर मॉनिटर को किसके नाम से भी जाना जाता है, तो कंप्यूटर मॉनिटर को वीडीयू के नाम से भी जाना जाता है, वीडीयू के नाम से जाना जाता है। अब सवाल उठता है कि जब वीडीयू है तो इसका फुल फॉर्म भी थोड़ा बता दीजिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। अब यहाँ पे सीपीयू है तो सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। एलईडी का होता है लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है। अब सवाल कई बार पूछा जाता है, सीसीटीवी आपने बहुत बार देखा है ना। सीसीटीवी आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आखिर में सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है। सीसीटीवी कैमरे तो बहुत जगह लगे, आपने देखे होंगे। तो सीसीटीवी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, है ना। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको याद रखने। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन जो वो इसका फुल फॉर्म होता है सीसीटीवी का। जबकि यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो के नाम से भी जाना जाता है। मॉनिटर तथा कीबोर्ड को एक साथ विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल कहा जाता है। तो मॉनिटर और कीबोर्ड अगर दोनों को एक साथ अगर पूछा जाए, है ना, मॉनिटर प्लस कीबोर्ड की अगर बात करें तो ये दोनों को एक साथ जो वो क्या कहा जाता है, दोनों को एक साथ विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, वीडीटी इसे कहा जाता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते। मॉनिटर को 3 श्रेणियों में बांटा गया, तो आपको पता ही होगा, कैथोड रे ट्यूब, फिर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और एलईडी मॉनिटर। ये 3 भागों में मॉनिटर को जो वो 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। तो इसमें डिटेल में हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का एक आंतरिक हिस्सा नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है, तो फ्लैश ड्राइव जो है वो कंप्यूटर के आंतरिक हिस्सा नहीं है। वर्तमान पीसी के आवश्यक घटक अगर बात करें तो सिस्टम यूनिट, मॉनिटर या वीडियो, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, ये सभी जो वो वर्तमान पीसी के आवश्यक घटकों में शामिल होता है। जबकि पीसी के ऐच्छिक घटक में प्रिंटर, फ्लॉपी ड्राइव, स्कैनर, जॉयस्टिक, ये जो वो ऐच्छिक घटक में शामिल होते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा हिंदी का यूज़ हो जा रहा है ना। चलिए अगला बार से इंग्लिश थोड़ा सा यूज़ करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इंग्लिश वर्ड जो होते हैं कंप्यूटर में वो थोड़ा आसान बनाते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज को, और नहीं तो हिंदी तो और भी कठिन कर देता है। सामान्यतः क्वेर्टी में कुंजियाँ होती है, यानी जो क्वेर्टी कीबोर्ड होता है उसमें से जो कुंजियाँ होती हैं, यानी कीबोर्ड की जो होता है वो कितना होता है, तो 104 कुंजियाँ होती है। कितने की होते हैं, तो 104 की होते हैं, है ना। कीबोर्ड एक प्रचलित मैकेनिकल ये है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 104 इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। जनरली जो क्वेर्टी कीबोर्ड होते हैं उसमें 104 की होती है ना। कीबोर्ड एक प्रचलित इलेक्ट्रोमैकेनिकल इनपुट डिवाइस है। यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि कीबोर्ड क्या है, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है।
कैसा इनपुट डिवाइस है? तो एक प्रचलित इलेक्ट्रोमैकेनिकल इनपुट डिवाइस है। क्यूएटी के कीबोर्ड इसलिए कहा जाता है, क्यूएटी कीबोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि अक्षरों के सबसे ऊपर वाली पंक्तियों में के बाईं और 6 बटन जो है वो क्या क्या होता है? क्यू होता है, डब्ल्यू होता है, ई, आर, टी और वाई। ये 6 बटन जो होता है ऊपर के जो बाएं तरफ जो 6 बटन होता है ना, इसमें से ये 6 बटन लिखा हुआ है, इसीलिए इसे जो वो क्यूएटी कीबोर्ड कहा जाता है। तो कई वो लोगों को लगता है कि ये शायद कंपनी का नाम होगा या कोई नाम होगा, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना कि ये कीबोर्ड जो वो इस तरह से दिया हुआ है, पहले 6 जो की है ये इसी रूप में दिया हुआ है, इसीलिए इसे कीबोर्ड क्यूएटी कीबोर्ड कहा जाता है। मुख्य कीबोर्ड इसमें से अंग्रेजी के सभी अक्षर A to Z मतलब कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेट होते हैं, 0 से 9 तक आपका नंबर्स की होते हैं। फंक्शन की होता है F1 से लेकर के F12 तक। संख्यात्मक कीपैड होता है, इसका प्रयोग संख्यात्मक डाटा को तीव्र गति से भरने के लिए किया जाता है। कर्सर मूवमेंट बटन होता है, मॉडिफायर बटन होता है। तो ये सब कीबोर्ड में आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो डिटेल वाले क्लास में आप जाकर के देखिए, वहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल में पूरा समझाया हुआ कीबोर्ड में कौन कौन से की को क्या कहा जाता है और कौन सा क्या होता है। अगला सवाल है कि सीपीयू की गति को किस में मापा जा सकता है? तो सीपीयू की गति को मेगा हर्ट्ज में मापा जा सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे गीगा हर्ट्ज होता तो वो भी इसका सही आंसर हो सकता है ना। तो गीगा हर्ट्ज भी अगर होता तो वो भी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। तो अगर पूछ ले कि सीपीयू की गति को जो मापा जाता है वो किस में मापा जाता है, तो मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। हॉर्स पावर शक्ति एक आपको पता ही है, एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर। इंटेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ एल्यूमिनेशन की इकाई लक्स है। तो यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा गया है। बीट रेट पर सेकेंड बीट की संख्या है जो एक नेटवर्क पर प्रसारित की जाती है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है 16 बीट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने उपलब्ध होते हैं? तो 16 बीट पर पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने उपलब्ध होते हैं? तो 65,536 जो वो डेप्थ मौजूद होते हैं, उपलब्ध होते हैं। तो 16 बीट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में 65,336 रंग जो वो उपलब्ध होते हैं। कितने रंग उपलब्ध होते हैं? तो इतने रंग जो वो उपलब्ध होते हैं, ये आपको याद रखने। जबकि अगर बात करें कि 24 बीट वाले है ना, 24 बीट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले है ना, 24 बीट पर पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में लगभग 1,67,77,216 रंग जो वो उसमें उपलब्ध होते हैं। वहीं अगर बात करें कि 32 बीट वाले पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में अगर इसका देखा जाए है ना, तो ये काफ़ी लार्ज अमाउंट में होता है। इसको अगर पूरा लिखा जाए तो इतना हो सकता है। हम नंबर लिख दे रहे हैं, इसको आप अच्छे से जोड़ लीजिएगा, गुना भाग कर लीजिएगा, इकाई कर लीजिएगा, इकाई दहाई निकालिएगा तो इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब है ना। 4 अरब 29 करोड़ 49 लाख 67,296 रंग जो वो उसमें मौजूद होता है। तो ये इसके जो वो 3 रंग जो वो होते हैं, जिनमें प्रत्येक रंगों के 8 बीट रंग होते हैं। और जिसका गणितीय रूप भी निकाला गया है। जैसे उसका गणितीय रूप निकालेंगे तो इस प्रकार से कुछ निकलता है 2 का पावर 8 इंटू 2 का पावर 8 इंटू 2 का पावर 8 है ना। इसको जब गुना करेंगे तो ये निकल करके आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवालों पे आते हैं। अगला सवाल है बाइंडिंग प्रक्रिया के अनुप्रयोग बनाए गए भाग की क्षतिपूर्ति करने के लिए पेज लेआउट प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गटर मार्जिन। क्या कहते हैं इसे? बाइंडिंग प्रक्रिया द्वारा कागज के अनुपयोगी बनाए गए भाग की क्षतिपूर्ति करने के लिए पेज लेआउट में प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन को गटर मार्जिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गटर मार्जिन। नहीं बोलते कि ये कचरा हो गया, मतलब एक्स्ट्रा है, ये फालतू है तो इसको गटर में डाल दो। तो जो अतिरिक्त मार्जिन होता है उसको गटर मार्जिन कहा जाता है। यानी जो अतिरिक्त चीज़ है वो फेंका जाता है कहाँ पे? गटर में। तो इस तरह से भी चीज़ों को याद रख सकते हैं। फेसिंग पेज लेआउट में गटर मार्जिन दोनों पेजों के बिल्कुल अंदर होता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के सीपीयू के 2 घटक हैं?
तो नियंत्रक इकाई और एक होता है आपका एएलयू। एएलयू हो गया अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और नियंत्रक इकाई मतलब कंट्रोल यूनिट, है ना। नियंत्रक इकाई, देखिए हिंदी से आपको बहुत चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन इंग्लिश आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। नियंत्रण इकाई मतलब कंट्रोल यूनिट, और एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये दोनों जो होते हैं वो कंप्यूटर के सीपीयू के घटक के रूप में शामिल होते हैं, जबकि मेमोरी भी होता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। डाटाबेस में कौन सा फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर इसका हम सही आंसर की बात करें, है ना। तो इस प्रकार के भी सवाल जो कई बार सवाल एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो डाटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड्स क्या होते हैं? न्यूमेरिक फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। डाटाबेस जो वो कई सारे डाटा का एक समूह होता है। डाटाबेस की अगर बात करें तो ये कई सारे डाटा का एक समूह होता है। डेटाबेस में डेटा को एक टेबल में स्टोर किया जाता है ना। डेटाबेस का उपयोग अगर बात करें तो ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग में किया जाता है, ऑनलाइन गेम में किया जाता है, शेयर मार्केट में, आधार कार्ड आदि में, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में किया जाता है, बैंकिंग में किया जाता है, सोशल मीडिया, ईमेल आदि जगहों पर इसका जो वो डेटाबेस का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि कौन सा एक डिजाइन टूल है जो सॉल्यूशन एल्गोरिथम में ग्राफिकली लॉजिक दर्शाता है? तो फ्लो चार्ट एक डिजाइन टूल है। फ्लो चार्ट जो वो एक डिजाइन टूल है ना, जो सॉल्यूशन एल्गोरिथम में ग्राफिकली लॉजिक दर्शाता है। फ्लो चार्ट में निम्नलिखित कई आकृतियां का उपयोग जो वो किया जाता है, जैसे प्रारंभ और अंत, है ना। इस प्रकार के एक रेखा से आपको दर्शाया जाता है। फिर प्रवाह रेखा इस प्रकार से एरो से दिखाता है। इनपुट आउटपुट, है ना, कई तरह की चीज़ों से दर्शाया जाता है ना। उसके अलावा प्रोसेस की अगर बात करें तो इस प्रकार से होता है। तो कई सारे फ्लो चार्ट एक डिजाइन टूल है जो सॉल्यूशन एल्गोरिथम में ग्राफिकली जो वो लॉजिक को दर्शाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। रीड ओनली मेमोरी यानी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो रोम की कहता है कि कौन सी विशेषता है जो उसे उपयोगी बनाता है। तो रोम जो वो डाटा नॉन वोलेटाइल होता है। रोम जो होता है वो डाटा नॉन वोलेटाइल होता है, अर्थात बिना इलेक्ट्रिक पावर के भी यह रहता है। रीड ओनली मेमोरी की यह विशेषता उसे जो वो उपयोगी बनाती है। रोम की विशेषता अगर बात करें तो रोम एक अस्थाई मेमोरी है, पहला बात। दूसरा क्या है कि यह केवल रीडेबल है, यानी इसको केवल पढ़ा जा सकता है ना। बेसिक फंक्शनैलिटी के निर्देश स्टोर रहते हैं इसमें। रैम की तुलना में ये सस्ती होती है, और आपको और भी कई सारे इसके जो वो उदाहरण आपको मिल जाएंगे, है ना। तो यही कारण है कि रोम जो होता है वो इसकी विशेषता के कारण से ही ये सारे उपयोगी होते हैं, है ना। बाकी के रैम के बारे में तो आपको पता ही है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जबकि रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है। अगला सवाल कि रैम का पूरा नाम क्या है? लीजिए वही सवाल है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कि CAI का पूरा नाम क्या है? तो CAI का पूरा नाम कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। एक और सवाल पूछा जाता है CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यहां से भी सवाल जो वो पूछा गया है। एक और सवाल आपसे पूछा जाता है CAM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होता है इसका फुल फॉर्म। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAI को कहते हैं कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। तो ऐसे सवाल भी कई बार पूछे जाते हैं, है ना। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन समाई होती है? तो इसमें 80 अक्षर और 24 लाइन जो वो समाई होती है। एक कंप्यूटर की मॉनिटर की प्रमुख विशेषता अगर देखा जाए तो वो रिसोल्यूशन है, रिफ्रेश दर है, डॉट पिच है, जैसे कई सारे इसके जो वो विशेषताएं शामिल होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि WPM का अर्थ क्या है? जब आप टाइपिंग करते हैं तो वर्ड पर मिनट आपने कई बार सुना होगा, है ना, कि आप 1 मिनट में कितने वर्ड जो वो टाइप कर पा रहे हैं कीबोर्ड में। तो ये टाइपिंग जहाँ टाइपिंग टेस्ट होता है वहाँ पे ये सारा चीज़ देखा जाता है। तो WPM का फुल फॉर्म होता है वर्ड पर मिनट। क्या होता है? वर्ड पर मिनट होता है। ठीक है। एक और सवाल यहाँ से आपको पूछा जाता है कि वेन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। एक होता है लेन,
लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है मेन, एक होता है मेन, इसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, है ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके अलावा एक और पूछा जाता है WAP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। एक और सवाल आपसे पूछा जाता है WORM, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी इसका फुल फॉर्म होता है। और एक और सवाल आपसे पूछा जाता है WEP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी इसका जो वो फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ से सवाल जो वो आपके फुल फॉर्म से काफ़ी सवाल जो वो पूछे जाते हैं कंप्यूटर में। CRT का पूरा नाम क्या है? CRT का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब इसको जो वो पूरा कहा जाता है। ठीक है, बाकी की चीज़ें आपको पता ही है। LCD को लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहा जाता है। LED का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड होता है, जबकि एक होता है OLED, OLED, इसको क्या, अब यहाँ पे क्या होता है कि OLED पूछ दिया जाता है, यहाँ पे बोल देता है कि यहाँ पे O का अर्थ क्या है, यहाँ पे E का अर्थ क्या है। ऐसे भी सवाल जो वो कई बार पूछे जाते हैं। तो OLED का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। तो यहाँ पे अगर पूछ ले कि OLED में O का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे इसका अर्थ होता है ऑर्गेनिक। क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है ना, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। इसका तो आपको पता है LED का, लेकिन O का हो सकता है कि यहाँ से सवाल आपसे पूछ ले। तो ऐसे सवाल भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि CDs का आकार कैसा होता है? तो CD का आकार गोल होता है, ये आपको भलीभांति पता है। ब्लिंकिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं कर्सर। क्या कहते हैं? उसे कर्सर कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि बिल गेट्स हैं। बिल गेट्स क्या है? तो इनके बारे में तो आपको पता ही है। बिल गेट्स जो वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल, यहाँ से सवाल कई बार पूछा गया कि 4 अप्रैल 1975 ईस्वी को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना जो वो की गई थी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक अगर बात करें तो बिल गेट्स और पॉल एलन, ये 2 व्यक्तियों ने मिल करके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी 4 अप्रैल 1975 को। तो बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक है, ये आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सवाल है कि सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर किसका प्रयोग किया जाता है? सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर किस चीज़ का प्रयोग जो वो किया जाता है? तो सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए माउस का प्रयोग जो वो अक्सर किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउस क्या है? तो माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका वास्तविक नाम पॉइंटिंग डिवाइस है। कई बार सवाल यहाँ से पूछा गया है कि माउस का एक्चुअल नाम यानी वास्तविक नाम क्या है? तो इसका नाम है पॉइंटिंग डिवाइस। यह भी सवाल जो वो पूछा गया है। माउस का आविष्कार किसने किया था? तो माउस का आविष्कार डगलस सी एंजलबर्ट के द्वारा, है ना, इसी के द्वारा जो वो माउस का आविष्कार जो वो किया गया था। कंप्यूटर माउस के भी कई प्रकार हैं, जैसे मैकेनिकल माउस होता है, ऑप्टिकल माउस होता है, वायरलेस माउस होता है, ट्रैकबॉल माउस होता है ना, स्टाइलस माउस होता है। तो कई प्रकार के माउस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सवाल है कि MICR में C का पूरा नाम बताइए। अब इस तरह के भी सवाल आपसे पूछ लेंगे। तो पहला तो इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए MICR का। तो इसका MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना। कैरेक्टर होता है, C से यहाँ पे होता है कैरेक्टर और रिकॉग्निशन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है C का अर्थ पूछा जा रहा है, तो C का हो जाएगा कैरेक्टर। क्लियर हो गया? तो ऐसे भी सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। अब सवाल है कि आखिर में MICR का लाभ क्या है, क्यों आखिर में इसका यूज़ करते हैं? तो कहता है कि इसमें डाटा जो वो इनपुट जो वो अत्यधिक तीव्र गति यानी तेजी से होता है। इसमें डाटा इनपुट जो वो अत्यधिक तीव्र गति से होती है। इसमें पहले से शुद्धता अत्यधिक उच्च होती है, इसमें शुद्धता जो वो ज़्यादा होती है। और इस पद्धति में तैयार किए गए डाटा को मशीन एवं मानव दोनों जो वो पढ़ सकते हैं। यही फायदा है MICR का। इसका यूज़ भी कहाँ कहाँ पे होता है, इसके बारे में भी आगे हम लोग चर्चा करने वाले, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहे। ब्लूटूथ नाम जो वो किस राजा के नाम पर रखा गया? ब्लूटूथ नाम जो है वो किस राजा के नाम पर रखा गया है? तो हेराल्ड
हेराल्ड ब्लैटेंट के नाम पर ही ब्लूटूथ जो वो नाम दिया गया है, हेराल्ड ब्लैटेंट जो कि राजा था, इसी के नाम पर ब्लूटूथ नाम दिया गया है। ब्लूटूथ बेतार संचार के लिए एक प्रोटोकॉल है। ब्लूटूथ का आविष्कार डॉक्टर जॉब हार्टसन ने किया था। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला सवाल है कि यूएसबी ड्राइव को विकसित किया। यूएसबी ड्राइव को U3 विकसित किया है। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है यूएसबी का फुल फॉर्म। और यूएसबी के आविष्कार जो माने जाते हैं वो अजय भट्ट ने किया था। यूएसबी का आविष्कार अजय भट्ट ने किया था। नाम भी आपको पूछा जा सकता है, अजय भट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि यह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइलों को भेजने का मानक तरीका क्या है। तो यूएसबी माफ कीजिएगा, यह एक कंप्यूटर को से दूसरे कंप्यूटर पर फाइलों को भेजने का मानक तरीका क्या है। तो इसको हम लोग कहते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइलों को भेजने का एक मानक तरीका है। हाइपरलिंक को वैकल्पिक रूप से एक लिंक और वेब लिंक के रूप में संदर्भित किया जाता है। हाइपरलिंक एक आइकन, ग्राफिक या तो फिर एक टेक्स्ट है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। कंट्रोल प्लस के ये शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके वेब पेज पर हाइपरलिंक को जोड़ने, संपादित करने या संशोधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है कि कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को जांच निम्न में से कौन करता है। तो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच जो वो कौन करता है, तो बायोस करता है। कौन करता है, बायोस करता है। अब सवाल है कि बायोस है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट, है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका काम क्या होता है भाई, जब सब ये कहता है कि सभी प्रकार के हार्डवेयर की जांच करता है, तो इसका काम क्या होता है। तो बायोस जो वो सेटिंग को चेक करता है, कंप्यूटर ड्राइवर्स लोड करना, कंप्यूटर रजिस्टर्स इनिशियलाइज करना, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करना और बायोस सेटअप करना, बूट डिवाइस चेक करना और लोड करना, मॉनिटर विजुअल डिस्प्ले यूनिट को जो वो कंप्यूटर से जुड़ी होती है। तो ये सभी माफ कीजिएगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसे काम जो होते हैं वो इनके बायोस के द्वारा किया गया काम होता है। जैसे बायोस सेटिंग को चेक करता है, कंप्यूटर ड्राइवर्स लोड करना, है ना, कंप्यूटर रजिस्टर्स इनिशियलाइज करता है यानी शुरुआत करना, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करना, बायोस सेटअप करना और बूट डिवाइस चेक या तो फिर लोड करना। ये सभी जो बायोस का काम होता है। तो यहाँ से भी सवाल जो पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है कि यह विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो कंप्यूटर से जुड़ी होती है वो क्या है। तो मॉनिटर जो है ना, मॉनिटर, यहाँ से इसके बारे में भी आपको आज एक अच्छा चीज़ बताने वाले हैं आपसे। मॉनिटर, आपको लगता होगा कि मॉनिटर यूं ही लिख दिया गया एक नाम जैसा, लेकिन मॉनिटर का भी फुल फॉर्म होता है। क्या आपने पढ़ा है इसकी फुल फॉर्म के बारे में। तो मॉनिटर का फुल फॉर्म होता है, एम से होता है मशीन, है ना, एम से होता है मशीन, हिंदी में हम लिख दे रहे हैं। ओ से होता है आउटपुट, ओ से होता है आउटपुट। एन से क्या होता है, एन से होता है नंबर, एन से क्या होता है, नंबर होता है ना, एन से नंबर होता है। आई से क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, आई से क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है। टी से क्या होता है, टू। ओ से होता है ऑर्गेनाइज, ओ से क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है। और आर से होता है रिपोर्ट। तो याद रखिएगा ये जो वो मॉनिटर का फुल फॉर्म है, मशीन आउटपुट नंबर इंफॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइज रिपोर्ट, ये जो वो मॉनिटर का फुल फॉर्म है। तो यहाँ से हो सकता है कि किसी भी अक्षर का आपको पूछ लिया जाए कि यहाँ पे एन से क्या, मॉनिटर में एन का अर्थ क्या होता है, मॉनिटर में ओ का अर्थ क्या होता है ना, आर का अर्थ क्या होता है, ओ का अर्थ क्या होता है, आई का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ से भी सवाल जो वो पूछे जा सकते हैं आपसे। ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं। ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं। तो ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में स्कैनर की सहायता से, है ना, स्कैनर की सहायता से इनपुट करते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है, नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है, जैसे कई सारे ग्राफिक्स के प्रकार होते हैं। अगला सवाल है कि बैंकों में चेकों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पे बैंक में जो आप चेक देते हैं तो उसको पढ़ने के लिए, है ना, बैंक में जो चेक होता है उसको पढ़ने के लिए MICR का प्रयोग किया जाता है ना,
इस विधि का ही प्रयोग किया जाता है। और MICR का अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना। तो इसका फुल फॉर्म होता है, यहाँ से भी सवाल जो वो पूछा जाता है। मार्कर का प्रयोग जो वो विशेष चुंबकीय स्याही यानी आयरन ऑक्साइड से विशेष तरीके से लिखे अक्षरों को कंप्यूटर के जरिए पढ़ने के लिए किया जाता है। मार्कर कोड दरअसल क्या है कि यह 0 से 9 तक के संख्याओं को और 4 चिन्हों, कुल 14 कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है मार्कर कोड में। कई बार पूछा गया है कि मार्कर, इसको बोला जाता है मार्कर कोड, है ना, मार्कर। तो मार्कर कोड में, इस कोड में अगर बात करें, है ना, इसको मार्कर कोड बोला जाता है। तो मार्कर कोड के मदद से, मार्कर कोड के मदद से किया क्या जाता है, तो बैंक में जो चेक होता है वो चेकों को पढ़ने के लिए मार्कर विधि का प्रयोग किया जाता है। मार्कर कोड का ही सहायता से हम लोग चेक को जो वो बैंकों में पढ़ पाते हैं। और साथ ही साथ मार्कर कोड में 0 से 9 तक के संख्याओं और 4 चिन्हों, टोटल जो वो 14 कैरेक्टर, है ना, 14 कैरेक्टर को जो वो प्रयोग किया जाता है इसमें से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। रीयूज होने वाले ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकल प्रथमाक्षर क्या होता है। तो इसका अगर हम सही आंसर निकालें कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके सही आंसर की अगर बात करें, है ना, रीयूज होने वाले ऑप्टिकल स्टोरेज का, रीयूज होने वाले ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली प्रथमा अक्षर जो होता है वो RW होता है। क्या होता है, RW होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कंप्यूटर में माउस क्या है, एक कंप्यूटर में माउस क्या होता है, तो एक ऐसा तंत्र जो कंप्यूटर को दिशा दिखाता है तीर के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कीबोर्ड पर कुल फंक्शन की कितनी होती है, तो F1 से लेकर के F12 यानी कुल 12 जो वो की होते हैं फंक्शन की, जिसको फंक्शन की बोला जाता है ना। इस तरह से F1 F2 इस तरह से आपको दिखाई पड़ता है। चलिए, तो फंक्शन बटन का कार्य प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। बहुउत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों को निम्न में से कौन सी विधि द्वारा जांचा जा सकता है। जो ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम होते हैं, है ना, जब आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं, जो OMR विधि जो होता है ना, ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसका फुल फॉर्म होता है, OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसी के मदद से जो वो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आंसर जो होते हैं, जब आप एग्जाम देते हैं तो उसका जो आंसर जो वो चेक किया जाता है, कोई व्यक्ति तो उतना बैठ करके चेक नहीं करता है, तो इसको OMR विधि के द्वारा ही इसका जो वो जांच किया जाता है ना, जांचा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर, है ना। तो यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछे जाते हैं। बाकी का मार्कर का तो आपको बता ही दिए। OCR का क्या होता है, तो इसका होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल कि मैसेज और बारकोड्स के बीच की मैपिंग को क्या कहते हैं। मैसेज और बारकोड के बीच की मैपिंग को सिंबोलॉजिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंबोलॉजिक कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बारकोड किसी भी सामान का लिनियर रिप्रेजेंटेशन है जिसे एक ऑप्टिकल डिवाइस की मदद से रीड किया जा सकता है। दरअसल बारकोड को जो जैसे बिजनेस में जो यूज किया जाने लगा वो 1974 से शुरू किया गया था। बारकोड का आविष्कार जो किया है वो किसके द्वारा किया गया, तो 2 व्यक्ति थे, है ना। एक का नाम था नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड और एक व्यक्ति थे बर्नार्ड सिल्वर। तो वुडलैंड और सिल्वर ये दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के बारकोड का आविष्कार किया था, जो कि 1974 ईस्वी से 1974 से जो वो वाणिज्यिक तौर पर यानी बिजनेस आदि में आपने देखा होगा कि सभी जो भी आप वस्तु खरीदते हैं उसमें से एक बारकोड लगा रहता है ना। उसको स्कैन करेंगे तो उससे जो है वो आपका उसके बारे में सारा चीज़ डाटा आंकड़ा जाता है। जब आप मॉल में कोई सामान लेते होंगे तो वहाँ पे आप देखते होंगे जो भी सामान होता है उसमें एक बारकोड लगा रहता है, उसको स्कैन करता है, उसका रेट, उसको सब कुछ जुड़ जाता है, तो वो वहीं से पहचान जो वो हो पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डाटा जमा करने के लिए माध्यम को सीधे सीधे नियंत्रित करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डाटा जमा करने के लिए माध्यम को सीधे सीधे स्टोरेज यूनिट नियंत्रित करता है। कौन करता है, स्टोरेज यूनिट जो वो नियंत्रित करता है। दरअसल सीपीयू में स्थित रजिस्टर्ड को मेमोरी यूनिट भी कहते हैं, ये आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। कीबोर्ड में दी गई अंकों की कुंजी समूह को क्या कहते हैं। कीबोर्ड में दी गई अंकों की कुंजी समूह को क्या कहते हैं। तो कीबोर्ड में दी गई अंकों की कुंजी समूह को न्यूमेरिकल पैड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूमेरिकल पैड कहा जाता है।
अगला सवाल है टैब कुंजी। टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? टैब कुंजी का प्रयोग जो किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग पैराग्राफ इंडेट करने के लिए किया जाता है ना। तो टैब कुंजी का प्रयोग जो वो पैराग्राफ इंडेट करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है कि सीपीयू का मुख्य सर्किट बोर्ड जिसके अंतर्गत सहायक कोड क्रियाशील होते हैं वो क्या कहलाता है? तो सीपीयू का मुख्य सर्किट बोर्ड जो है वो जिसके अंतर्गत हम दूसरे सहायक कोड क्रियाशील होते हैं उसे मदरबोर्ड कहा जाता है। क्या कहता है? मदरबोर्ड कहा जाता है। कंप्यूटर के मदरबोर्ड के भाग अगर बात करें तो उसमें प्रोसेसर सॉकेट आता है, मेमोरी स्लॉट आता है, ईथरनेट पोर्ट आता है, वीडियो कार्ड स्लॉट आता है, माउस पोर्ट, कीबोर्ड पोर्ट, ये सभी चीज़ें जो वो मदरबोर्ड के भाग हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि कंप्यूटर की आवाज़ को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर की आवाज़ को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है। ग्राफिक कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड या हार्डवेयर कंपोनेंट होता है। वीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? एक आपका नाम है वीजीए। तो वीजीए का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे इसका जो वो फुल फॉर्म होता है। जबकि एक होता है एचजीए। एचजीए इसका फुल फॉर्म होता है आपका हाई रिसोल्यूशन वीडियो, इसका ग्राफिक्स एडेप्टर होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? कंप्यूटर में कीबोर्ड का काम होता है इनपुट करना। क्या काम होता है? इनपुट करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनपुट करना, इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग एक इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे इनपुट यहाँ से गया आपका सीपीयू में, है ना। सीपीयू से फिर आपका प्रोसेस होकर के ये आता है आउटपुट में, है ना, आउटपुट में। और यहीं पे एक दो प्रोसेस होता है, एक तो होता है ये आपका मेमोरी यूनिट होता है ना, यहाँ पे होता है मेमोरी यूनिट होता है। क्लियर हो गया? तो ये सारे प्रोसेस हैं। कीबोर्ड में 80 से लेकर के 110 की तक होता है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि कीबोर्ड में कितने की होते हैं? तो 80 से लेकर के 110 कीज होते हैं टोटल। अगला सवाल है कि फ्लॉपी डिस्क होती है। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? तो फ्लॉपी डिस्क की अगर बात किया जाए तो यह चुंबकीय द्रव्य होता है। क्या होता है? चुंबकीय द्रव्य से निर्मित होती है। फ्लॉपी डिस्क पहली बार 1967 ईस्वी में आईबीएम के द्वारा बनाया गया था, है ना। आईबीएम के द्वारा ही इसे जो वो पहला बार बनाया गया था। अगला सवाल है कि किस डिवाइस में डाटा अधिक मात्रा में जमा होता है? किस डिवाइस में डाटा जो वो अधिक मात्रा में जमा होता है? तो हार्ड डिस्क में जो वो डाटा अधिक मात्रा में जमा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में डाटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लिखा व पढ़ा जाता है। हार्ड डिस्क एल्युमिनियम धातु का बना होता है जिस पर आयरन ऑक्साइड का लेप भी चढ़ा रहता है। ये आप जानते होंगे पहले से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं? तो कंप्यूटर में 4 एरो बटन होते हैं। कितने होते हैं? 4 एरो बटन होता है। एक तो आपका मूव करता है लेफ्ट, एक राइट होता है, एक आपका अपर होता है, एक लोअर होता है ना। कर्सर मूवमेंट बटन को दायां बायां ऊपर तथा नीचे, ये 4 बटन जो वो एरो बटन होता है। कर्सर मूवमेंट बटन को एक बार दबाने पर कर्सर एक स्थान बाएं दाएं या तो फिर एक लाइन ऊपर या नीचे हो जाता है। इसे जो वो नेविगेशन की कहा जाता है। तो यहाँ से अगर पूछ लिया जाए इसे क्या कहा जाता है, तो इसे नेविगेशन की भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेविगेशन कीज। ठीक है, तो इसे नेविगेशन कीज कहा जाता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? तो दरअसल यहाँ पे माउस बना हुआ है, मान लेते हैं इस प्रकार से यहाँ पे माउस बना हुआ है और यहाँ पे माउस है, इस तरह से यहाँ पे वायर इसका निकला हुआ है। तो ये माउस जो रखा होता है यहाँ पे एक चौड़ी पट्टी में रखा जाता है और इस पट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है माउस पैड। क्या कहा जाता है? माउस पैड कहा जाता है, जो कि एक स्लेट के जैसा माउस इसके ऊपर में रखा जाता है ना। तो इसको कहा जाता है माउस पैड। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है? डाटा किस रूप में हो सकते हैं? डाटा जो वो किस रूप में हो सकता है? तो डाटा अगर बात करें तो अलिखित तथा लिखित दोनों रूप में हो सकते हैं। डाटा निर्देश, तथ्यों और जानकारी का वह समूह होता है जो मनुष्य या इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा संचार, विवेचन और प्रसंस्करण के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे डाटा को अक्षरों में जैसे A to Z में डाला जा सकता है, नंबर में हो सकता है 0, 1, 2, इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल हो सकता है। विशेष वर्णों का प्रयोग किया जाता है जैसे प्लस, माइनस, है ना, इस तरह से स्टार, ग्रेटर, लेस, इस तरह का भी यूज होता है, इक्वल।
आदि के रूप में भी दर्शाया जा सकता है। क्लियर हो गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अलिखित और लिखित दोनों रूपों में डाटा हो सकता है। कौन जो है वो कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए? तो इसमें से कौन जो वो यह बताता है कि कंप्यूटर का उपयोग जो वो उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग जो वो कैसे करना चाहिए। यह कौन बताता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उनके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है। क्लियर हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हार्डवेयर किसी भी एप्लीकेशन या प्रोग्रामों को क्रियान्वित नहीं कर सकता है। अगला सवाल है कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का क्या कार्य है? तो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का जो काम होता है वो क्या होता है? इसका काम होता है इंटरनल कार्ड ऐड करने का कार्य होता है। क्या होता है? इंटरनल कार्ड ऐड करने के लिए इसका प्रयोग जो वो किया जाता है। सिलिकॉन से बनी जिसके चारों ओर तार निकले होते हैं और बहुत पतली होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंटीग्रेटेड सर्किट के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट, एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट, मिक्स्ड सिग्नल इंटीग्रेटेड सर्किट, ये सभी जो वो इसके प्रकार होते हैं। अगला सवाल है कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर का प्रयोग कहाँ होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर का प्रयोग कहाँ होता है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर का प्रयोग कई जगहों पर होता है, जैसे बैंक चेक में होता है ना, आसानी से पढ़ी जा सके, कानून आदि रूल लिखने में आदि जगह पे जो इसका प्रयोग जो वो किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी जगह पे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है ना। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? तो ट्रैक बॉल जो वो माउस के जैसा ही काम करता है ना। तो ट्रैक बॉल जो वो माउस के जैसा कार्य करता है। ट्रैक बॉल का प्रयोग कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो ट्रैक बॉल का प्रयोग जो वो कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो ओके के लिए जो उपयोग में लाया जाता है वो किस बटन के लिए लाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायां बटन के लिए इसका उपयोग में लाया जाता है। अगला सवाल है कि आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित संभव बनाते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस जो वो निम्नलिखित क्या संभव बनाता है? तो ये बनाता है देखना या तो फिर प्रिंट करना, डाटा को देखना या तो फिर प्रिंट करना, ये संभव बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि नंबर पैड डायरेक्शनल है ना, नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप कौन सा की दबाते हैं? तो उसमें जो की का प्रयोग किया जाता है वो नम लॉक का प्रयोग किया जाता है। किसका? नम लॉक की दबाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जिसमें दो या दो से अधिक सीपीयू हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं मल्टी प्रोसेसर। क्या कहते हैं? उसे मल्टी प्रोसेसर कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यूपीएस का पूरा नाम क्या है? तो इसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ रखा है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। ब्लू रे क्या है? ब्लू रे जो वो है वो क्या है? तो ब्लू रे के बारे में अगर बात करें तो यह एक स्टोरेज डिवाइस है। क्या है? यह एक स्टोरेज डिवाइस है। ब्लू रे डिस्क जो है उसकी भंडारण क्षमता 25 GB या तो फिर 50 GB हो सकती है ना। एक लेयर जिसमें होता है वो 25 GB का होता है, जिसमें 2 लेयर होता है उसमें 50 GB तक हो सकती है। ब्लू रे डिस्क को पढ़ने व लिखने के लिए ब्लू वायलेट लेजर किरणों का प्रयोग जो वो किया जाता है। सवाल है कि OCR का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डिवाइस है? इनमें से कौन सी एक मेमोरी डिवाइस है? तो मेमोरी डिवाइस की अगर बारे में हम यहाँ पे बातें करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो वो क्या है? एक मेमोरी डिवाइस है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल कि वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है उसको क्या कहते हैं? तो वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है उसे हम लोग मॉडेम कहते हैं है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मॉडेम। मॉडेम का पूर्ण रूप होता है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर इसका जो वो फुल फॉर्म होता है।
अगला सवाल है कि सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य नाम क्या है ना। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोग्राम समूह, है ना, प्रोग्राम समूह भी कहते हैं। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? तो एक होता है आपका प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जिसके अंतर्गत पाए जाने वाले मेमोरी जो होता है वो कैच मेमोरी होता है ना। प्राइमरी मेमोरी जैसे एक होता है प्राइमरी मेमोरी, इसमें से आता है आपका पहला कैच मेमोरी, दूसरा इसमें से आता है वो आपका आता है रोम, और फिर तीसरा इसमें आता है रैम। क्लियर हो गया? ये 3 जो आता है वो प्राइमरी मेमोरी में आता है, ये प्राइमरी मेमोरी में आ गया। जबकि सेकेंडरी मेमोरी में जो आता है वो आपका आता है मैग्नेटिक टेप, है ना, मैग्नेटिक टेप आता है। उसके अलावा हार्ड डिस्क आता है ना, हार्ड डिस्क आता है। फिर उसके बाद आपका फ्लॉपी डिस्क आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है। फिर उसके बाद कॉम्पैक्ट डिस्क आता है, सीडी हो गया। उसके बाद आता है विंचेस्टर डिस्क आता है ना। तो ये सभी जो वो इसके सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। तो ये दोनों तरह से भी सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे सवाल पूछा जाता है इनमें से कौन सा एक प्राइमरी मेमोरी नहीं है। तो ये 3 के अलावा जो भी मान लीजिए बीच में हार्ड डिस्क घुसा दिया तो हार्ड डिस्क यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सेकेंडरी मेमोरी है। या हो सकता है कि पूछ ले कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, तो ये चारों में से 3 कोई दे दिया और एक कोई रैम रोम या कैश मेमोरी इसमें से घुसा देगा। तो यहाँ से भी सवाल बनता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस हैं। कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस रैम है। क्या है? रैम है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बारे में आपको पहले बताया जा चुका है। लॉजिकल गेट नहीं है, तो लॉजिकल गेट एंड और नॉट नेंड ये सब आपने पढ़ा होगा, लेकिन नेट नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। बेसिक गेट में अगर बात करें तो बेसिक गेट में आता है आपका नॉट गेट, और उसके बाद आता है आपका एंड गेट और गेट, है ना। ये आता है आपका बेसिक गेट में। यूनिवर्सल गेट जो होता है, यूनिवर्सल गेट में इसमें आता है आपका नेंड गेट, नेंड गेट और नॉर गेट। ये आपका यूनिवर्सल गेट में आता है। क्लियर हो गया? और एक होता है स्पेशल पर्पस गेट, एक होता है स्पेशल पर्पस गेट, जैसे एक्स ओ आर और एक्स नोर होता है, एक्स ओर और एक्स नोर होता है ना, जो कि स्पेशल पर्पस का गेट्स होता है। तो ये सब चीज़ें आपने अच्छे से कंप्यूटर जब आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने इसको पढ़ा होगा। कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे मेमोरी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का एक साथ समूह बना दिए जाए तो वह निम्न में से किसको निरूपित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क जो वो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का एक साथ अगर समूह बना दिया जाए तो वह कंप्यूटर सिस्टम को निरूपित करता है। किसको करता है? कंप्यूटर सिस्टम को निरूपित करता है। क्लियर हो गया? डाटा यानी आंकड़े कंप्यूटर में स्टोर होते हैं। डाटा या आंकड़े जो है वो कंप्यूटर में स्टोर कहाँ पे होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डाटा आंकड़े जो वो फाइल में स्टोर होते हैं। कहाँ पे? फाइल में स्टोर होते हैं। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है। बाइनरी नंबर में आपको पता है कि 0 और 1 आता है ना, 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की आवाज़ को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग होता है? तो साउंड कार्ड का होता है। आवाज़ सुनने के लिए, इसके बारे में तो पहले हमने पढ़ा था, है ना। तो यहाँ से याद रखेंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क, टेप चुंबकीय और हार्ड डिस्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा बैकअप में कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डाटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी फुल बैकअप में कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डाटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? फुल बैकअप में कंप्यूटर के लिए प्रत्येक प्रोग्राम, डाटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी होता है। ठीक है। अगला सवाल कि प्राइमरी मेमोरी जमा होती है। प्राइमरी मेमोरी जो वो जमा कहाँ पे होती है? तो प्राइमरी मेमोरी जो वो जमा होता है केवल डाटा, केवल प्रोग्राम और केवल परिणाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इंटरनल स्टोरेज जो वो किस प्रकार का है? तो यह प्राइमरी प्रकार का स्टोरेज है। किस प्रकार का है? तो प्राइमरी प्रकार का यह स्टोरेज है। कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग हाई लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, तथापि प्रोग्राम के मानव पठनीय पाठ को क्या कहते हैं?
तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग जो कहते हैं वो सोर्स कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग हाई लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, तथापि इस प्रोग्राम के मानव पठनीय यानी मनुष्य के पढ़ने लायक, जिसको क्या कहा जाता है, तो इसको सोर्स कोड कहा जाता है ना। सोर्स कोड एक प्रोग्राम भाषा को संदर्भित करता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते। प्रत्येक कंप्यूटर प्रोग्राम एक प्रोग्रामिंग भाषा को में लिखा जाता है, जैसे कि जावा हो गया, C++ हो गया, पर्ल हो गया, जैसे कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कंट्रोल यूनिट का फंक्शन कौन सा नहीं है? कंट्रोल यूनिट का फंक्शन कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो डायरेक्ट ऑपरेशंस जो वो यहाँ पे इसका फंक्शन की नहीं है। रीड इंस्ट्रक्शंस ये होगा, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस ये भी होगा, और इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शंस ये तीनों होता है, जबकि डायरेक्ट ऑपरेशंस जो वो इसमें से कंट्रोल यूनिट का फंक्शन नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को आउटपुट प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटपुट प्रोसेस कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आउटपुट प्रोसेस। अगला सवाल है कि कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक क्या है? तो ट्रैकर बॉल जो होता है वो क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जो कि माउस के जगह पे इसका प्रयोग होता है। ट्रैक बॉल दरअसल माउस का ही एक प्रारूप है, जिसमें रबर बॉल नीचे ना होकर के ऊपर होता है। क्लियर हो गया? और ट्रैक बॉल का प्रयोग लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में माउस के स्थान पर पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। प्लॉटर प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर प्रिंटर। क्लियर हो गया? जबकि ट्रैक बॉल जो होता है वो माउस का ही एक प्रकार है, जो कि एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। कंप्यूटर के क्षेत्र में लीफो का पूर्ण रूप क्या है? लीफो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लीफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट इसका जो वो फुल फॉर्म होता है। क्लियर हो गया? अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कि पेरिफेरल IO इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 256 इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। कि कुल पोर्ट अगर बात करें तो 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं, ठीक है। वे पेरिफेरल डिवाइस जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम से डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उन्हें आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो वो क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस के उदाहरण तो कई सारे उदाहरण हैं, जैसे हो गया कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, माइकर, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, माइक, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ये सभी जो वो क्या है? इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। जबकि आउटपुट डिवाइस में जो आता है वो आपका आता है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रीडर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये सभी जो वो आउटपुट के अंतर्गत आते हैं। मेमोरी भी दो प्रकार के होते हैं, ये आपको पता ही चल गया, एक रैम एक रोम होता है, ठीक है। इसके अलावे हमने एक देखा था प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। मेमोरी ये दो प्रकार की ये नहीं होता है, ये सभी प्राइमरी मेमोरी का ही होता है। रैम, रोम और कैच ये तो प्राइमरी मेमोरी होता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी में हम लोगों ने देख लिया है। क्लियर हो गया? तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए हमने देखा था कि मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है, हाँ बिल्कुल है। प्रिंटर है तो प्रिंटर भी है। क्या स्कैनर है? तो स्कैनर जो है वो क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? यह एक इनपुट डिवाइस है। तो याद रखेंगे स्कैनर जो वो आपका नहीं आएगा, बाकी के मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर ये तीनों आउटपुट डिवाइस है, जबकि स्कैनर जो वो क्या है? यह एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? यह एक इनपुट डिवाइस है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। बायोस का पूर्ण रूप क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होगा। पेरिफेरल डिवाइस क्या है? पेरिफेरल डिवाइस ये होता है कि कहता है कि ये ऐसे आंतरिक या बाह्य डिवाइस हैं जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं, लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में कोई योगदान नहीं करते हैं। यानी यह आंतरिक या बाह्य डिवाइस है, ठीक है, इंटरनल या आउटर डिवाइस है, जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ता तो है, लेकिन कंप्यूटर के प्राइमरी कार्यों में, यानी जो प्राथमिक कार्य होते हैं उसमें योगदान ये नहीं करते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेरिफेरल ऐसी आंतरिक या बाह्य डिवाइस है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 296 का आंसर हो जाएगा प्लॉटर। कहता है कि प्लॉटर जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर। क्लियर हो गया? बाकी की ये सब चीजें तो आपको पता ही है। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस हो? तो ऐसे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस को लेकर के सवाल जो वो हमेशा पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, स्पीकर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये तीनों जो वो आउटपुट डिवाइस है ना, ये सभी आउटपुट डिवाइस है, जबकि माउस जो वो इनपुट डिवाइस है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आउटपुट उपकरण कौन सा एक नहीं है। तीन तो है लेकिन एक नहीं है, वो आपको चुनना है। तो स्कैनर, हमने बताया कि स्कैनर जो वो क्या है, एक इनपुट उपकरण है, यानी यह एक इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट डिवाइस। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस शामिल है? इनमें से किस समूह में केवल आउटपुट दिख रहा है आपको? अब देखिए, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहां पे कौन कौन सा हो सकता है केवल आउटपुट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। यहां पे तीनों अगर देखा जाए तो ये तीनों जो वो क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस यहां पे शामिल है। जबकि देखिए, यहां पे प्रिंटर और मॉनिटर तो है, लेकिन यहां पे स्कैनर शामिल है। यहाँ पे प्रिंटर और मॉनिटर है, तब तक यहाँ पे माउस शामिल है, जो कि माउस नहीं है, यहाँ पे स्कैनर नहीं है। और यहाँ पे क्या है, प्रिंटर और मॉनिटर यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे कीबोर्ड दिया गया है। तो ये तीनों जो वो क्या है, ये तीनों इनपुट डिवाइस है ना। तो इसलिए ये तीनों इसमें नहीं होने की वजह से ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। जबकि प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर ये तीनों जो वो आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है। आज का आखिरी सवाल है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। बोलता है कि माउस और इनमें से कौन सा है जो कि ये दोनों जो वो इनपुट डिवाइसों के उदाहरण है? तो माउस और इनमें से कौन सा एक और है जो कि इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है? तो कुल मिलाकर के इनमें से चारों में से कौन सा एक बताना है कि जो कि एक इनपुट डिवाइस है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को सुन करके, देख करके आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँच सके। ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसके लिए कोई राशि आपको नहीं देना पड़ता है और हम आपके लिए हमेशा इसी प्रकार से आगे भी लेकर के आते रहते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें और मिलते हैं अगले क्लास में। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे जब परिवार बढ़ते हैं तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है अंदर से और हम नई ऊर्जा के साथ में आपके बीच में फिर से आ पाते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। इसके लिए भी कोई आपको शुल्क नहीं देना होता है, केवल सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना होता है और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जब कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में चला जाएगा ताकि आप आसानी से उन सारे वीडियोज़ का बेनिफिट्स भी उठा पाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।